नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास यही है कि आज बड़े बड़े सियासी दिग्गज वो उत्तर प्रदेश के बनारस में है, और बनारस इसलिए कि चूंकि बनारस को एपी सेंटर माना जा रहा है, जो आखिरी मरहले का चुनाव बचा है उसके लिए। वहां सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ ही नहीं पहुंचे, वहां सिर्फ अखिलेश ही नहीं पहुंचे, वहां ममता बनर्जी ही नहीं पहुंची, बल्कि वहां पीएम भी पहुंचे। जी हां, वजीर आजम भी पहुंचे, अपना रोड शो किया और लोगों से अपनी पार्टी के लिए वोट मांगा। यही है लोकतंत्र, यही है जमहूरियत। जब अवाम के बीच लोगों को जाना होता है और अवाम को उस दिन एहसास होता है कि शायद हम हैं देने वाले, तो हम किसे क्या दें, किसे मौका दें फिर से सरकार बनाने का, या किसे मौका दें किसी दूसरे को सरकार बनाने का। बहरहाल आखिरी मरहले के लिए बिल्कुल आखिरी दाव चला जा रहा है, इसी पर होगी बातचीत। पांच फेज में वोट हो गया, आज 6 फेज हो रहा है, अखिलेश जीत रहा है। आने वाला 7 फेज में भी उसको पूरा जिता दो तो खेला होगा। तो कोई खेल बनाने की कोशिश में है, तो कोई किसी का खेल बिगाड़ने की कोशिश में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही कोशिश है कि क्या ऐसा कह दिया जाए, क्या ऐसा वादा कर दिया जाए, कौन सी ऐसी बात आवाम के बीच कह दिया जाए कि आवाम अपने तमाम जो तरजीहात हैं मसाइल को लेके या उनकी उम्मीदों को लेकर, उन सबको बालाए ताक रखकर बस वो बात सुन ले जो नेताजी मंच से कह रहे हैं और वोट दे दे। क्या ऐसा हो पाएगा? आज भी कुछ छोटे छोटे बयानात मैंने आपके लिए इकट्ठा किए हैं ताकि आपको सुनाऊं, आप उससे अंदाजा कर सकें कि कौन किस हालत तक आ चुका है अवाम के दरबार में कि हमें वोट दे दो। सुनिए। नेतृत्व चाहिए जो ईमानदार हो। उत्तर प्रदेश को लगातार ऐसा नेतृत्व चाहिए जो विकास के लिए दिन रात मेहनत करना जानता हो। मोदी जी आते हैं, झूठ बोल जाते हैं, मैं मर जाऊंगा, अच्छी तरह सुनो, मैं मर जाऊंगा, मगर इस स्टेट से मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, एस के जो प्रत्याशी हमने दिए हैं, ये सभी उत्तर प्रदेश में एक दमदार सरकार के निर्माण के लिए आपके सहयोग और समर्थन की अपील करने के लिए आए हैं। न केवल उत्तर प्रदेश के खुशहाली का चुनाव है, बल्कि भारत का संविधान बचाने का चुनाव है। भारत का जो लोकतंत्र है, इसको बचाने का चुनाव है। और जहां बीजेपी के लोगों ने समय समय पर जनता को जो झूठ बोलने का काम किया है, ऐसे झूठे लोगों का उत्तर प्रदेश से सफाया करने का चुनाव है। होली के त्योहार का उपहार मिलने जा रहा है इस बार। 7वें चरण में पूरा का पूरा सुपड़ा साफ होने जा रहा है। तो सुना आपने, ये थोड़ी थोड़ी झलकियां हैं बयानों की, जिसमें लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमने जो कुछ कहा है शायद उसका असर होगा। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। आपके पहले तारुफ करा देता हूं। सुधीर दुबे हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर, और हमारे साथ सुची विश्वास हैं, तर्जुमान कांग्रेस, और ऋषि मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और कुछ देर में हमारे साथ होंगे साक्षी सिंह दिवाकर जो तर्जुमान बीजेपी हैं, वो भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। आप तमाम लोगों का बहुत इस्तकबाल है।
मैं ऋषि मिश्रा साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा सिर्फ ये जानने के लिए कि ये जो 7वें और आखिरी मरहले का इंतखाब होना है उसको लेकर धुआंधार तशहीर यानी प्रचार हो रहा है, ये 7वां मरहला कितना अहम है? देखिए 2017 में यदि आपने देखा होगा कि 36 सीटें इस 57 सीटों में से 54 सीटों में से बीजेपी जीती थी, जो लास्ट फेज में जहां चुनाव हो रहे हैं। और आज देखिए, आज और कल से देख लीजिए, जो बनारस जो है इपिक सेंटर बन चुका है, जो लास्ट फेज में चुनाव हो रहे हैं, जहां मऊ है, गाजीपुर है, जौनपुर है, बनारस है, इन सब एरिया में यदि आप देखेंगे तो जातीय समीकरण उसका अपना एक अहम रोल होता है। फर्स्ट फेज सेकेंड फेज में आपने देखा होगा जिस प्रकार से बीजेपी धर्म कार्ड खेलने के प्रयास की, लेकिन पूर्वांचल आते आते जातीय समीकरण प्रभावी होती हुई दिख रही है। और सबसे बड़ा अग्नि परीक्षा जो है, जो दो पॉलिटिकल बड़े पार्टी हैं उनके साथ जो छोटे छोटे जो दल जुड़े हैं, बीजेपी ने भी पूर्वांचल में देखेंगे विशाल भाई तो 6-7 छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जिनका अपना अपना एरिया में इम्पैक्ट है। वही समाजवादी पार्टी ने भी किया है, लेकिन दो लोगों का अग्नि परीक्षा है, मैं मानता हूं मोटा मोटी। एक तो अनुप्रिया पटेल का, और अनुप्रिया पटेल का आप स्ट्राइक रेट 2017 का देखेंगे तो 11 में से 9 सीटें जीत के अनुप्रिया पटेल की पार्टी आई थी। वही ओम प्रकाश राजभर भी 4 सीट जीत के आए थे। जो मऊ, गाजीपुर और जो जौनपुर का एरिया है उसमें ओम प्रकाश राजभर का एक बड़ा इम्पैक्ट है। सवाल उठता है कि जो दो मेन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिनका अपना उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में इम्पैक्ट है, वो अपने समाज का वोट ट्रांसफर करा पाते हैं या नहीं करा पाते हैं। अनुप्रिया पटेल के साथ ये है कि उनकी माँ, उनकी बहन जो पल्लवी पटेल है और कृष्णा पटेल है, उनकी माँ वो बगावत की हुई है, समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन है। कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं बीजेपी और अपना दल गठबंधन को, ये देखना होगा। चलिए मैं फिर आपके पास आता हूं, मैं रुख करूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं सुचि विश्वास, तर्जुमान कांग्रेस। सुचि, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल ये है कि कितनी मेहनत कांग्रेस ने की है? मुबस्सिरीन यानी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है या जो इस बारे में विश्लेषण करते हैं, वो चाहे कुछ भी कहें कि किस पार्टी ने मेहनत की, किसने नहीं की, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितनी मेहनत की है। और ये लास्ट फेज जो है, क्या इसमें कांग्रेस भी इस बात पर से उम्मीद लगा रही है कि किस तरह से जातीय गोलबंदी हो जाए और हम कामयाब हो जाएं? जी, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही। सुचि विश्वास, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं सुचि? जी जी, ठीक है, बोलें। मेरा सवाल यही है कि कांग्रेस कितनी पुरउम्मीद है इस चुनाव में, चूंकि अब एक फेज का चुनाव बाकी रह गया है और धुआंधार तशहीर हो रही है। क्या यार, कुछ तो बोलो। हेलो 1 2 दुबे साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? सुधीर दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं।
सुदीप दुबे, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो मेरा सवाल यही है कि कितना अहम है ये जो लास्ट फेज है, जी लास्ट फेज कितना अहम है। बहुत धुआंधार जो है वो तशहीर हो रही है, पीएम की रैली भी और रोड शो भी हो रहा है बनारस में। जी विशाल आजम जी, क्या मेरी आवाज आपको पहुंच रही है? मैं सुन पा रहा हूं, बोले। जी देखिए, समाजवादी पार्टी का शुरू से यह मानना है, जब से उत्तर प्रदेश में चुनाव का ऐलान हुआ है तब से माननीय अखिलेश यादव जी ने सिर्फ 2 गोल रखे। पहला गोल तो यह था कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में कितने भी मुद्दों से भटकाने का काम करे, चाहे वो धर्म का कार्ड खेलें, चाहे जाति मजहब का कार्ड खेलेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, भूख, बेरोजगारी और इन्हीं तमाम बुनियादी सवालों पर चुनाव लड़ेगी। ये पहला मुद्दा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने रखा। दूसरी बात यह थी कि जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उन सभी का सम्मान रखते हुए, उन सभी को साथ लेकर के चलते हुए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतरेगी। तो हमारे लिए प्रत्येक फेज, जो चुनाव का प्रत्येक चरण था, वो बहुत महत्वपूर्ण था और समाजवादी पार्टी ने इन्हीं दोनों चीजों पर ध्यान रखते हुए प्रत्येक चरण के चुनाव में शिरकत की, प्रत्येक चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ा और समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर एक चरण में बड़े अच्छे से काम करते हुए बहुत मजबूती के साथ हम चुनाव में गए। मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं, आज समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता बड़े आत्मविश्वास से लबरेज है। हम प्रत्येक चरण में बढ़त हासिल करते हुए और अभी तक पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और जब ये बोर्ड खुलेंगे 11 मार्च को, जब सरकार का गठन होगा, तो आप ये देख लेना कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, आपका ये विश्वास कहता है कि आपने जो मैजिक फिगर है वहां तक आपने अपनी पहुंच बना ली है। हमारे साथ साक्षी सिंह दिवाकर हैं, तर्जुमान है बीजेपी की। साक्षी, क्या बहुत ज्यादा कांटे का मुकाबला है? तमाम बड़े लीडर, वजीर आला खुद मौजूद हैं और दूसरे रियासतों के वजीर आला हैं, खुद पीएम को जो है वहां रोड शो करना पड़ रहा है। मतलब क्या है ये, बहुत ज्यादा वाकई कांटे का मुकाबला है? देखिए, आज 7वें चरण में तो पूरा क्षेत्र ही, जो 7वें चरण की जितनी भी सीटें आज सभी मोदी में हो गई है। आप भी, मतलब मैं भी आज अभी न्यूज में देख रही थी किस प्रकार से लोगों में उत्साह है कि लग रहा है कि अभी ही हमें प्रचंड बहुमत मिल गई है और भारतीय जनता पार्टी विजयी हो गई है। तो जो विश्वास हमें जनता में देखने को मिल रहा है उससे हमें पूरा यकीन है कि जनता हमें एक बार दोबारा मौका देगी। 2017 की तरह ही 2022 में दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ में हम सरकार बनाएंगे और हमारी पार्टी, जो हमारा संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें हर एक, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, चाहे वो स्वयं प्रधानमंत्री जी ही क्यों ना हो, वो भी एक बूथ को देखते हैं, वो भी पन्ना प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है आजाद भारत में कि कोई प्रधानमंत्री अपने सांसदीय क्षेत्र में बार बार जाए, वो अपने सांसद का होने का भी फर्ज साथ के साथ निभाए। वरना हमने 70 वर्षों से देखा था कि इस प्रकार से अपने सांसदीय क्षेत्र को भूल जाते थे, बस इलेक्शन में जाते थे, जीत के आने के बाद में कभी दोबारा मुड़ के नहीं देखा जाता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी योगी मोदी जी बार बार अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, एक सांसद की पूरी भूमिका निभाते हैं और आज जब वहां पे चुनाव है तो आज भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में जनता के बीच में है। ऋषि मिश्र साहब, क्या कहेंगे इस पर? मोदी जी बहुत ख्याल रखते हैं अपने संसदीय क्षेत्र का, बार बार जाते हैं, दूसरों ने ऐसा नहीं किया और अभी चुनाव का मौका है इसलिए फिर वो वहां मौजूद हैं। देखिए एक बात तो विशाल भाई स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो डेवलपमेंट होना लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बनारस में डेवलपमेंट हुए हैं। जिस प्रकार से कॉरिडोर का डेवलप किया गया है, कई ऐसे आप वहाँ के बनारस के सड़कें देखेंगे और कई, मतलब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने कई क्षेत्रों में बनारस को सौगात दिया है। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता से मैं एक चीज सवाल करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जिस गांव को गोद लिया था उसका नाम याद है भाजपा प्रवक्ता को? उसका जरूर सवाल मुझसे पूछिएगा, उस गांव का क्या हाल है। यदि मेरी बहन जो प्रवक्ता बैठी है वो बताएंगी तो मुझे मेरा ज्ञानवर्धन होगा। जहां तक बनारस की बात है तो बनारस में पांच विधानसभा क्षेत्र है और बनारस जो है ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है, लेकिन उसमें पिछड़ी जाति जैसे मल्लाह है
और मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग, बनारस वो एरिया जहाँ बंगाली मतदाता भी जैसे आप दक्षिणी बनारस विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ 35,000 ये क्या कहते हैं आपको बंगाली लोग रहते हैं। उसी का परिणाम है कि कल आप ममता बनर्जी को बनारस में आपने देखा होगा, संयुक्त रैली अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी ने की थी। तो मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री को बनारस में 2 दिन प्रचार करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी का जो वहां पे जो फाइट है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने मुश्किल बना दी है। वहीं आज प्रियंका गांधी देखिए कबीर मठ में डेरा डाली हुई है। कबीर मठ में डेरा डालने का अर्थ हुआ कि दलित वोटों पे कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी निशाना साधना चाहती हैं। तो इस एरिया में ब्राह्मण के अलावा पिछड़ी जाति, दलित प्लस मुस्लिम एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसको जितनी पॉलिटिकल पार्टी है कैसे संभालती है, कैसे उसको अपने पक्ष में करती है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब तो मुझे लगता है कि एक तरह से बिसात बैठ गई होगी। कल शनिवार को शाम चुनाव प्रचार खत्म हो जाएंगे जी। और ओवरऑल बनारस की जनता या पूर्वांचल की जनता जिनको आशीर्वाद देना है, एक तरह से मन बिल्कुल वो दे चुकी होगी। मैं आपके पास अगली बार आऊंगा तो मैं ये सवाल करूंगा, ऋषि मिश्रा जी उसका जवाब रेडी रखिएगा कि ये जो निषाद पार्टी है और दूसरी तरफ मुकेश सैनी जो है वो बिहार वाले, वो यहां पर आके इस बेल्ट में काफी प्रचार करते हुए देखे गए हैं, विकासशील इंसान पार्टी। तो ये क्या है वो एनडीए का हिस्सा बिहार में, यहां आके वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? मैं पहले जाना चाहूंगा सुचि विश्वास के पास, तर्जुमान कांग्रेस। सुचि, आप फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचि, मेरा सवाल ये था कि ये आखिरी मरहले में कांग्रेस कितना पुरउम्मीद है, चूंकि ये एक ऐसा फेज है जिसमें ब्राह्मण जो कम्युनिटी है वो बड़ी तादाद में है। एक जमाना था पहले कभी वो कांग्रेस के लिए बड़ा मददगार साबित हुआ करती थी, क्या अब भी उससे उम्मीद दोबारा आप लगा रही हैं? देखिए, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। छोटा दल है, बड़ा दल है, किसी एक कम्युनिटी तक सीमित है या किसी एक कास्ट की बात कर रहा है। जितने ज्यादा लोग सजग होंगे उतने ज्यादा संविधान के प्रहरी होंगे। बाकी व्यक्ति विशेष के विवेक पर निर्भर करता है। अभी आपने पल्लवी पटेल की मां को बागी कहा, जबकि मेरी दृष्टि में अनुप्रिया पटेल जी स्वयं बागी हैं। उन्होंने पूरी सोनेलाल पटेल जी की विरासत पर अपना एकाधिकार कर अपनी माँ और बहन को किनारे कर दिया। तो इट्स ऑल अबाउट द पॉलिटिक्स। किसी पर्सनलाइज करके किसी पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर जनता के हितों की बात की जाए तो मैं समझती हूँ कि जितने भी समाज हैं, चाहे वो निषाद हो, चाहे वो सैनी हो, चाहे राजभर जी हो, सभी ने अपने अपने अनुरूप मेहनत किया है, अपने अपने वर्ग में अपने आप को खड़ा किया है। अगर उनका विश्वास है, अगर उनका जनाधार है, तो निश्चय ही वो विजयी होंगे और वो अपने समाज की बात को रख पाएंगे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। दूसरा, कांग्रेस एक देशव्यापी स्वीकार्यता है कांग्रेस की, और कांग्रेस के वैभव का ही ये परिणाम है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी कुंठाग्रस्त रहती है। उनके प्रवक्ता हो या उन्होंने एक हजारों करोड़ की प्रोपेगेंडा मशीनरी लगाई है जो गांधी और नेहरू के कैरेक्टर असैसिनेशन समेत राहुल गांधी जी के मौखरी वीडियोस लगातार अपडेट करते हैं। तो वो जानते हैं कि गोडसे के उत्तराधिकार की लड़ाई वो लेकर वो सत्ता में खड़े हैं। उनका चेहरा सावरकर और गुलवलकर और माफीनामा और काला पानी है, तो वो गांधी पर हमला करते रहते हैं। लेकिन हम गांधी की धारा हैं, हम देश की आत्मा है और हम देश के नागरिक। हमारे लिए सत्ता सेवा का माध्यम है। हमें इसे पूंजीपतियों के चरणों में नहीं रखना है और हम अपने विषयों के साथ खड़े हैं। हमारे लिए तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो कांग्रेस ने एक नैरेटिव राहुल गांधी ने शुरू किया था, जो आप कह रही हैं कि हिंदुत्व और हिंदूवादी और हिंदुत्ववादी, क्या कांग्रेस इसे जमीनी स्तर तक पहुंचा पाई है वहां? देखिए, ये नैरेटिव कांग्रेस के पास भारतीयता का नैरेटिव है, डाइवर्सिटी का नैरेटिव है, नेशन की ब्यूटी का नैरेटिव है, कॉन्स्टिट्यूशन का नैरेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का नैरेटिव है। ये हिंदू और ये मुस्लिम और ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी और एजेंडा, ये तो संघ का। चलिए, मैं इस पे थोड़ा बीजेपी के तर्जुमान से रिएक्शन लूंगा। साक्षी सिंह दिवाकर, एक सवाल तो आपसे ये किया गया है, ऋषि मिश्रा जानना चाहते हैं कि वजीर आजम यानी पीएम ने जिस गांव को गोद लिया था उसका हाल क्या है, अगर आप बता सकें तो बता दें। और फिर दूसरा सवाल ये भी है, जो कांग्रेस की तर्जुमान कह रही है कि कांग्रेस वो पार्टी है जो भारतीयता की बात कहती है, कांग्रेस लोगों को खंड खंड बांट के नहीं देखती।
देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर बात की जाए तो आज जिस तरीके से हमने पूरे सांसदीय क्षेत्र में जिस तरीके से विकास कार्य हुआ है उसे शायद विपक्षी दल भी नहीं झुठला सकते। का नाम बताइए। जब दर्शन करने गए हैं विश्वनाथ के, तो वो भी भव्य मंदिर का जो भव्य कॉरिडोर का जो निर्माण वहां पे हुआ है वो भी महसूस कर रहे होंगे कि एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। चलिए, ये बात आपकी मानते हैं। हमने पिछले 5 वर्षों से हमारे उस गांव का नाम बता दीजिए हमारी बहन। देश में देखिए, भाजपा के प्रवक्ता है, उस गांव का नाम बताइए जिस गांव को प्रधानमंत्री ने गोद लिया। मेरा मानना है वो गांव, उस गांव का क्या क्या डेवलपमेंट हुआ वो हमारे विशाल भाई को बता दीजिए। उस पर कार्य किया है और स्वच्छता अभियान जिस प्रकार से 2014 के बाद से हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं, पूरा देश उसमें लगा हुआ है। उनकी शिक्षा को ग्रहण करने की ज्यादा आवश्यकता है, ना कि उनके नाम का इस्तेमाल करने की जरूरत थी। वो गांव का नाम पूछ रहे हैं आपसे कि पीएम ने जो गांव को गोद लिया था वो गांव का नाम क्या है, उसका हाल क्या है अभी? देखिए, मैं पूरे सांसदीय क्षेत्र की बात कर रही थी यहाँ पे कि पूरे सांसदीय क्षेत्र को चमका दिया है उन्होंने। आज से पहले हम अगर 5 साल पहले हम बनारस जाके देखते थे तो उसकी स्थिति चलिए, बनारस शहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। चलिए ऋषि मिश्रा जी अभी रहने दीजिए, हो सकता है कि वो गांव का नाम इनको अभी याद नहीं आ रहा हो, फिर अभी डिबेट में हमारे साथ शामिल हैं, वो ढूंढ लेंगे, थोड़ा बता देंगे। मैं एक बार फिर से करना चाहूंगा, हमारे साथ जो मौजूद है एसपी के लीडर सुधीर दुबे साहब। सुधीर साहब, क्या ये बिल्कुल वाकई एक जमीनी हकीकत है कि ये स्टेट के इलेक्शन को नेशनल इलेक्शन जैसा एक प्रोजेक्शन देना, और दूसरी बात ये कि क्या विकास कार्यों पर समाजवादी को इस मरहले में जीत लेना क्या मुश्किल होगा? क्या विकास का जो काम बनारस में हुआ है, जो हमारे पैनलिस्ट भी मान रहे हैं, क्या ये आपको मुश्किल करेगा इस मरहले में बढ़त बनाने में? सुधीर साहब, देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो ये विकास का झूठा मॉडल जो खड़ा किया है, इसको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। जहां तक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात है तो मैं आपको ये करेक्ट करना चाहता हूं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में सरकार का कोई पैसा नहीं लगा है। ये जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उस पैसे से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। जहां तक बनारस के विकास की बात है तो बनारस में केवल काशी विश्वनाथ के मंदिर के आसपास कुछ विकास कार्य किए गए हैं। बाकी आप पूरे बनारस शहर के अंदर अगर जाएंगे तो आपको लगेगा कि बनारस शहर 5 साल पहले जैसा था वैसा ही आज भी है। और पूरे उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करें, अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं ऋषि मिश्रा जी, ये पूछ रहे थे कि जो गांव गोद लिए उनके नाम याद हैं। अरे भैया, जो इन्होंने गांव गोद लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसदों ने गांव गोद लिए थे वो अभी गोद में ही हैं। अभी 5 साल के अंदर 7 साल के अंदर अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए। तो ये विकास की बात पूछना बिल्कुल, ये मैं समझता हूं निरर्थक बात है। और जहां तक उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश मोदीमय हो गया है, तो मैं इनकी इस बात का बिल्कुल पुरजोर खंडन करता हूं। विशाल भाई, समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों नेता वो समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा किस तरह से रीता बहुगुणा जोशी जो इनकी सांसद हैं, उनके पुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से संपर्क करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जी, उनके दामाद जो है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से संपर्क करते हैं। तो इन लोगों को ये कैसे समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश मोदीमय हो गया है? इनको कैसे समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश मोदीमय हो गया है? ये सिर्फ झूठ बोल के उत्तर प्रदेश के चुनाव में बढ़त हासिल करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश का विकास। मैं थोड़ा इस बात पर आता हूं कि इसमें दो राय नहीं है कि जो पूर्वांचल है यानी कि ईस्टर्न रीजन है, ये नदियों, तालाबों और उस तरह की चीजों से, और जहां पर मल्लाह बहुत हैं, निषाद बहुत हैं, एक बड़ा फैक्टर ये है। हालांकि कोई भी एक कम्युनिटी ऐसी नहीं जो अकेले किसी को हरा या जिता दे, लेकिन एक कॉम्बिनेशन जो है। तो ऋषि मिश्रा साहब, मेरा सवाल ये था कि इसे आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ मुकेश सैनी और दूसरी तरफ निषाद, ये क्या खेल है? देखिए विशाल भाई, मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश में किसने इंट्रोड्यूस किया
ये बीजेपी के ही एक बड़े नेता का खेल था। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हो सकता है कि मेरे पे केस उस हो जाए, तो मैं भी डरता हूँ। मुकेश सहनी को इंट्रोड्यूस बीजेपी के एक नेता ने ही किया, बाद में मुकेश सहनी इनके हाथ से निकल गए। और नया डेवलपमेंट ये है कि मुकेश सहनी को हो सकता है बिहार के कैबिनेट में वो शामिल है, हो सकता है उनको इस चुनाव के बाद उस कैबिनेट से बाहर कर दिया जाए। लेकिन मुकेश सहनी ने बिल्कुल बीजेपी को हराने के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं। उनके पोस्टर को देखिएगा कि उनका सिर्फ एक ही नारा है कि किसी भी सूरत में बीजेपी को यहाँ पे पूर्वांचल में हराया जाए। और पूर्वांचल में आप देखेंगे विशाल भाई, निषादों का, मलाओं का बड़ा इम्पैक्ट है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, बनारस साउथ जो कंस्टिट्यूएंसी है, असेंबली एरिया है, वहां पे 45,000 मल्लाह समुदाय के लोग हैं। 45,000 मल्लाह समुदाय का होना एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। और मुकेश सहनी ने 50 से अधिक सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और जिस प्रकार से नेट टू नेट फाइट है एसपी बीजेपी गठबंधन के बीच में, यदि 2-3 हजार 4 हजार का चंक को, ये छोटा सा चंक को यदि ये मुकेश सहनी जिसको मतलब फ्लोट कर जाता है अगर इस तरफ से उस तरफ, तो बहुत बड़ा प्रभाव उसका पड़ सकता है, बड़ा नुकसान होगा। लेकिन मैं आपके चैनल पे ये ब्रेक करना चाह रहा था कि मुकेश सहनी को इंट्रोड्यूस करने वाला भी बीजेपी के ही एक बड़े नेता थे, जिनका योगी से इक्वेशन सही नहीं था। अब बाद में हालात क्या बदले, ये बीजेपी का इंटरनल मामला है, इसमें मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मतलब ये एक बड़ा फैक्टर है पूर्वांचल में, लेकिन सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। चूंकि सुची के पास में बहुत कम जा पाया था। सुची, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं फाइनल कमेंट के लिए। जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है, मगर शायद आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, बोलिए। फोन कट गया। हाँ, अच्छा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है। उनका आधार सांप्रदायिकता है। अगर देश के जिस चुनाव को हम लोकतंत्र के जिस उत्सव की हम बात कर रहे हैं, उसमें अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 9 इंच का एक ईंटा लगाया है, तो हम उस पर बात करें। एक तो कोरोना के प्रबंधन में देखिए, उत्तर प्रदेश ने लाशों को नाइजीरिया से आते देखा, शमशान घाट में टोकन बट गए, लोग चने चावल की लाइनों में लगे हुए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें हो या सरसों के तेल की कीमतें हो, थाली में नमक रोटी नहीं नसीब हो रहा और मिड डे मील में नमक रोटी दिया। 1 लीटर दूध में पानी मिलाकर 32 बच्चों में बांटा गया। क्वारंटीन, चलिए, बहुत ऐसी बातें हैं। बेशक आप जो कह रही हैं वो तमाम अपने लीडरों के अपने अपने दावे हैं, और अवाम के दरबार में अब मामला है, अवाम क्या फैसला लेती है, फिर इस पर आगे हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।